पशुपति पारस तो अंत तक कहते रहे कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर से ही नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो हाजीपुर सीट मिली नहीं एनडीए में। तब भी उन्होंने कहा था कि हम फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब पार्टी में और समाज में भी अलग थलग पड़ते देख अंततः पशुपति पारस ने न तो चुनाव लड़े और न अब इस चुनाव में सक्रिय दिख रहे हैं। पहले एक कयास लग रहा था कि इसी हाजीपुर में नामांकन के बहाने फिर चाचा भतीजा एक हो जाएंगे जी। लेकिन कल वो भी जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया। तो मुझे लगता है कि अब इस चुनाव के बाद, इसलिए कि पशुपति पारस ने एनडीए में बने रहने की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था जताई है, तब तो हार थक कर उन्हें अपनी पार्टी का विलय करना है। और जब विलय करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, तो एक उम्मीद है कि कहीं कुछ अवसर मिल जाए। बीजेपी ये तीसरी बार फिर सत्ता में आती है, तो पशुपति पारस एक चेहरा है, रामविलास पासवान के भाई हैं। अब उनको लगता है कि कहीं फिर कोई राज्यपाल का पद मिल जाए या कोई और भी पद मिल जाए। तो कुल मिला कर एक स्थिति मुझे यही दिख रही है कि कोई चारा नहीं उनके पास है। विशाल, लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसी बीच एनडीए को लेकर के हम बात करेंगे। एनडीए में जितना सब कुछ सही लग रहा है उतना सही अंदर में नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा है पशुपति पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, भाजपा में विलय हो जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। जिस तरीके से लगातार देख पा रहे हैं, एक सीट भी नहीं दिया गया है पशुपति पारस को। क्या लग रहा है सर कि 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में विलय हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है पशुपति पारस की अब क्या राजनीति रह गई। केंद्र में मंत्री थे, एनडीए सरकार में थे, लोकसभा की सीट थी हाजीपुर। चाचा भतीजे के झगड़े में एक तो पार्टी तहस नहस हो गई जी कि पहले चिराग अलग थलग पर गए। 6 सांसद वाली पार्टी में 4 एक तरफ हो गए, एक पशुपति पारस सांसद से उनके साथ थे, और चिराग अलग थलग पर गए तब वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी का नाम बदल गया, सिंबल छिन गया जो बंगला छिन था जी। मंत्री तो पूरे कार्यकाल तक रह गए। अब चुनाव नज़दीक आया और चिराग ने जब बाजी मार ली जी कि चिराग की इच्छा अनुरूप 6 सीटों में 5 सीट मिल गई चिराग को। और वो हाजीपुर भी सीट मिल गई जहाँ से उनके पिताजी रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे थे। लोकसभा के पिछले चुनाव में अस्वस्थ होने के कारण खुद वो रामविलास पासवान चुनाव नहीं लड़े थे, राज्यसभा के मेंबर बन गए थे। और पशुपति पारस को हाजीपुर लाया था और चिराग जमुई लड़े थे। 2 बार चिराग जमुई से सांसद भी बने। अब इस बार फिर चिराग आ गए इधर। कल चिराग का नामांकन था जी। जो बातें कही चिराग पासवान ने कि हमने तो चाचा को आमंत्रित किया था कि आप नामांकन में आए, लेकिन वो नहीं आए व्यस्तता के कारण। अब क्या करेंगे पशुपति पारस? आपने अपनी चर्चा में बात कही कि पशुपति पारस की पार्टी जो है, क्या उसका बीजेपी में विलय होगा? अब दूसरा चारा क्या रह गया है? ये चर्चा तो पहले से हो रही थी कि बीजेपी कोशिश करेगी पहले चाचा भतीजा को मिलाने की जी। मिले नहीं, दोनों के अपने अलग अलग कारण रहे। पशुपति पारस तो अंत तक कहते रहे कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर से ही नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो हाजीपुर सीट मिली नहीं एनडीए में। तब भी उन्होंने कहा था कि हम फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब पार्टी में और समाज में भी अलग थलग पड़ते देख अंततः पशुपति पारस ने न तो चुनाव लड़े और न अब इस चुनाव में सक्रिय दिख रहे हैं। पहले एक कयास लग रहा था कि इसी हाजीपुर में नामांकन के बहाने फिर चाचा भतीजा एक हो जाएंगे जी। लेकिन कल वो भी जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया। तो मुझे लगता है कि अब इस चुनाव के बाद, इसलिए कि पशुपति पारस ने एनडीए में बने रहने की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था जताई है, तब तो हार थक कर उन्हें अपनी पार्टी का विलय करना है। और जब विलय करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, तो एक उम्मीद है कि कहीं कुछ अवसर मिल जाए। बीजेपी ये तीसरी बार फिर सत्ता में आती है, तो पशुपति पारस एक चेहरा है, रामविलास पासवान के भाई हैं।
अब उनको लगता है कि कहीं फिर कोई राज्यपाल का पद मिल जाए या कोई और भी पद मिल जाए। तो कुल मिला कर एक स्थिति मुझे यही दिख रही है कि कोई चारा नहीं उनके पास है। और अब उनके पार्टी का भाजपा में विलय, जो पहले भी चर्चा थी कि उनकी पार्टी का विलय कराएगी भाजपा, तो वो जो आप अभी राजनीतिक गलियारे में चर्चा जो है अभी कि चुनाव के बाद आखिर क्या होगा, अब कौन रह गए हैं उनके साथ। जी। प्रिंस भी नहीं उनके साथ हैं। जो एक दूसरे भाई रामचंद्र पासवान के लड़के हैं जो अभी समस्तीपुर से सिटिंग एमपी हैं, उनकी भी बात नहीं बोली, उनको टिकट नहीं मिला। जी। तो पशुपति पारस के साथ देने वाले 2 सांसद तो यूं ही रह गए बैठे हुए। जी। 2 का कहिए 3 कहिए, चौधरी महबूब कैसर को भी अवसर नहीं मिला जो खगड़िया से सिटिंग एमपी हैं, वो राजद में आ गए हैं। राजद में आ गए। चंदन सिंह जो नवादा से एमपी हैं, उनको भी अवसर नहीं मिला, चुनाव से बाहर हो गए। जी। और प्रिंस को भी नहीं मिला, जी। वो भी बाहर। एक बीना सिंह जो है वो कामयाब हो गई, उनको फिर टिकट मिल गया है। जी। चिराग ने दे दिया है, वैशाली से खुद चिराग लड़ रहे हैं। तो यही तो स्थिति है। इसलिए अब पशुपति पारस के पार्टी का बीजेपी में विलय की संभावना से कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता है। सर, विलय पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दिनों लगातार और भी चर्चा है। जीतन राम मांझी को एक सीट दिया गया है एनडीए में, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है, और दोनों की पार्टियों का पर प्रेशर बना सकती है भारतीय जनता पार्टी विलय कराने को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। उसके बाद जस्ट 2025 विधानसभा चुनाव आ जाएगा। नहीं, देखिए अभी मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उसका विलय होगा बीजेपी में, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो उन्होंने अभी नवगठित पार्टी है, जी। यदि वो काराकाट से जीतने में कामयाब हो जाते हैं जी। तो कुशवाहा वोट को सहेजने के लिए अभी लोकसभा के चुनाव में भी पहले नतीजा आ जाने दीजिए। ये तो इतनी संभावनाओं की बात है, पॉलिटिक्स में कौन किसके साथ है, कब अलग होगा, जी। ये बात अभी समय से पहले कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में विलय होगा, इससे हम इनकार भी नहीं करते हैं। जी। लेकिन फिर अभी कोई संभावना नहीं थी। अभी तो लोकसभा का चुनावी जंग है, इसमें ये दोनों को, जीतन राम मांझी का तो चुनाव भी हो गया से, और वो काराकाट पर सबकी निगाह टिकी है। उपेंद्र कुशवाहा इस बार वहाँ कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, तो चुनाव का नतीजा आने दीजिए लोकसभा चुनाव का, इसके बाद की जो परिस्थिति बनेगी। सर, इसके पीछे बैकग्राउंड है जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बिहार प्रदेश के भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय पार्टियां ही रहेंगी, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो इसी के आधार को बनाते हुए कई तरह के परसेप्शन भी बनाए जा रहे हैं। एक टाइम फैक्टर के हिसाब से ये सब बात कही जाती है। आपको याद होगा ये बात कब कही थी उन्होंने, जदयू के कोई इसी को लेकर तो रास नहीं आया था जेपी नड्डा की ये बात जो है। नीतीश कुमार अलग हुए, हाँ, अलग हुए थे। लेकिन अब उसको अभी इस संदर्भ में वो तो एक जो राजनीतिक सच्चाई है जी कि अब कई राज्यों में आप देखिए क्षेत्रीय दलों का जो छत्रप है, एक प्रभाव उसका है। उस संदर्भ में बात की थी जेपी नड्डा में, उसको आप आज इससे जोड़ करके कि उनके अभी तो नए नए कई सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश, न सिर्फ बिहार में, यूपी में भी जोड़ा है उन्होंने। बिल्कुल। तो कुल मिला कर भी, इसलिए मैंने कहा लोकसभा चुनाव का नतीजा आ जाने दीजिए, और इसी साल फिर ईयर एंड में कई स्टेट्स में चुनाव होने हैं। कौन इनकार कर सकते हैं। बिहार में जो चुनाव 25 नवंबर में होना है वो अर्ली नहीं हो सकता है, वो इस साल के अंत में नहीं हो सकता है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी लोकसभा का नतीजा का इंतज़ार कीजिए, 4 जून को जब नतीजा आ जाएगा उसके बाद जो क्या राजनीतिक परिस्थिति बनती है, इसके बाद फिर कई दलों का विलय, फिर ये सब बात कुछ जो बनेगी उसके बाद की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में पशुपति पारस की पार्टी की बात की है जी, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। वो है कि अब वो आगे कोई अब चारा भी नहीं है, और कोई अब उनके लिए भी पार्टी चलाना, बिल्कुल, किसके लिए चलाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए पशुपति पारस ससम्मान अपनी पार्टी का विजय भाजपा में विलय करा के कहीं ना कहीं वहीं एक सम्मानजनक स्थान पाने की कोशिश करेंगे। अब तो उनके कमान में एक भी तीर बचा नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि अब तो पशुपति पारस आज की तारीख में राजनीति में अलग थलग पड़ गए सबों से, घर में भी, और जो उनके सारे सहयोगी थे सब अलग थलग हो गए हैं। इसलिए अब कौन है उनके साथ, ये सवाल उठ रहा है अभी।
इसलिए पशुपति पारस की पार्टी का बीजेपी में विलय की संभावना से इनकार नहीं की, लेकिन तब भी वो सब लोकसभा चुनाव के बाद ही होना है। लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि संभावनाओं का दौर है, राजनीति है, परसेप्शन है, तमाम चीज़ें होती रहती है, लेकिन हमें लोकसभा चुनाव का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।